ट्रबल विथ जीनियस। जीनियस वर्ड आप लोगों को कभी खराब नहीं लगा? कि बाकी लोगों को जीनियस बोलते हैं, हम लोगों को लोग बेवकूफ बोलते हैं। खराब लगता है। कभी लाइफ में आज तक कभी किसी ने आपको जीनियस बोला है? मुझे भी किसी ने बोला। हाँ, आपको बोला है? पापा ने? मम्मी ने? किस चीज के लिए बोला था? सही में? मुझे बताओ यार, किस बात के लिए? हर एक चीज के लिए जीनियस बोलते हैं। आप हैं भी जीनियस यार। तो ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं क्या आपको? मुझे लगता है बुद्धू बनाते हैं, और मुझे खुद को लगता है कि मैं फटीचर। जीनियस लोगों की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि खुद को फटीचर। चलिए, नहीं, इसमें जिन लोगों की बात कर रहे हैं लोग, ये एक्चुअली जीनियस है। और जब ये मुझे बताया था मैम ने, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा ही नहीं शुरू में, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में पढ़ा, मुझे लगा मैं जीनियस तो हूं नहीं, तो उनका ट्रेबल मेरे लिए क्या फायदा, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, मैं जीनियस नहीं हूं। This book is not about genius. This book is about सक्सेस। दिस इज रिसर्च ऑन सक्सेस, कि आप जो भी जानकारी जानते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करें इनटू सक्सेस। आप चाहे 50% ही पास पा करके नंबर पा कर पास हो, बट उसको सक्सेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? से हमारे यहाँ चंदन पैथोलॉजी जहां पर मैं काम करता हूँ, वो जिसकी है, वो बंदा केवल एमबीबीएस है। पीजी की सीट भी नहीं मिली क्योंकि उसको पढ़ने वढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। और आज उस बंदे की उसके यहाँ काम करते हैं करीब 650 लोग। उसका 2 एकड़ का मकान लखनऊ में है, और ही मस्ट बी मेकिंग ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए साल का, ऐसा बनाता होगा। हम लोग को सैलरी वही देते हैं, हर महीने को करीब 2.5-3 करोड़ रुपए सैलरी देते हैं, और खाली एमबीबीएस। और उनके यहाँ काम कौन करते हैं? एमडी काम करते हैं। ऐसी हम लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी है। तो लेकिन जब भी हम ऐसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनते हैं तो हमको लगता है कि यार, किस्मत वाला है, इसलिए। हाँ, और हम लोग वेट करते हैं कि कभी हमारी भी कभी किस्मत अच्छी होगी तो हम भी वहां तक पहुंच सकेंगे। और ये बोलते हैं, लेकिन जब हम किताब खोल के बैठते हैं तब तो नींद आती है। तब हमको मालूम पड़ जाता है कि सर, मेरी किस्मत बहुत बेकार है, क्योंकि मैं किताब खोलता हूँ तो नींद आती है। बट जैसे जैसे हम लोग ये क्लासेस बढ़ेंगी, आपको ये समझ में आएगा कि जो रियलिटी है वो वो जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत अलग है। सिस्टम 2 अगर आप यूज करेंगे किसी भी आदमी की किसी भी सक्सेस की स्टोरी को खोजने में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम जब जो भी जानते रहे आज तक सक्सेस के बारे में, वो कहां से जानते थे? सिस्टम 1 से। सिस्टम 1 फटाफट सोचता है, वो दिमाग वहां नहीं आता। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जीनियस लोग किसी काम के नहीं होते, बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। बोलता है, इन 5th episode of 2008 season, the American television show I versus 100 had its special guest a man named Christopher Langan। क्रिस्टोफर लैंगन नाम का एक आदमी था, जो एक शो आपने अटेंड किया है, सुना है वाला? नहीं सुना है। तो उसमें एक, जैसे हमारे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति होता है, ऐसे एक शो था, उसमें एक बंदा आया। इसमें 100 लोग कॉमन मैन को बुलाते हैं, और उसमें एक बंदा उनके क्वेश्चन का जवाब देता है। बोलता, लेकिन ये वाला शो बहुत स्पेशल था। ये चालू हुआ था जब हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, उससे। तो और ये आज जो बंदा आया था वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज इसकी आईक्यू है 190। 190 आईक्यू बहुत स्पेशल क्यों है? क्योंकि कॉमन मैन की आईक्यू कितनी होती है? 100। और आइंस्टीन की आईक्यू कितनी थी? एल्बर्ट आइंस्टीन की आईक्यू 150 थी, और इस बंदे की आईक्यू 200 के करीब है, 190 के करीब है। तो जब इससे पूछा गया, उन्होंने बोला कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। शो के होस्ट ने पूछा, तो आपको क्या लगता है इन लोगों के सवालों के जवाब आप आराम से दिलोगे? बोलता है कि इंटेलिजेंट होने में एक दिक्कत है। इंटेलिजेंट लोग सुपरफिशियल चीजों की जानकारी शायद कम रखते हो, किसी खास चीज की जानकारी गहराई से रखते हैं। जैसे आज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं थियरी ऑफ द वर्ल्ड, थियरी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना। तो यू कैन थिंक डीपली इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो मे बी दैट इज एन ऑपोजिट। हो सकता है उससे मुझे दिक्कत हो सकता है मैं किसी जगह पर अटक जाऊं। फिर लोगों की तरफ देखकर बोलता है, मेरे ख्याल से मैं कर लूंगा, जीत जाऊंगा इन लोगों से। 100 कॉमन लोग होते हैं और एक आदमी
होता है जो जीनियस आता है। फिर चालू हुआ टेलीविजन शो, सवाल पूछे गए। बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। पिछले पास्ट डेकेड में, पिछले 10-15 सालों में क्रिस्टोफर लैंगन बहुत फेमस हुआ है, बड़े ही ऑड वजह से। ही बिकेम अ पब्लिक फेस फॉर जीनियस ऑफ अमेरिकन लाइफ, एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू सेवरल न्यूज शोज एंड प्रोफाइल मैगजीन्स। क्यों? टेलीविजन न्यूज शोज 20x20, एक न्यूज आता है 20x20, उसमें लैंगन्स, न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको चेक किया था लैंगन को, एंड हिज स्कोर वाज लिटरली ऑफ द चार्ट। इट वाज टू हाई टू बी मेजर्ड। इतना हाई था कि मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन करके टेस्ट लिया गया था, उसमें भी इसका स्कोर 100% था। एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और वो सवाल था कि अगर टीथ इज टू हेन एज नेस्ट इज टू डैश, हेन के लिए जो दांत होती है और नेस्ट के लिए वो चीज क्या होती है। फिर ये ऑथर बोलता है मुझे भी पता नहीं, कुछ अजीब टाइप का सवाल था, खाली उसने उसी का जवाब नहीं दिया, बाकी सब इसको जवाब आते थे। बोलता है ये 6 महीने की उम्र में तो बोलना शुरू कर दिया था इन्होंने, बात करना शुरू कर दिया था। जब 3 साल के थे, इन्होंने रेडियो पर संडे को अनाउंसर जब कॉमिक्स पढ़ता था, तो ये कॉमिक्स देखते थे और वो पढ़ता था। ऐसे देख देख करके उन्होंने अपने आप को पूरा बोलना सिखा लिया। 3 साल की उम्र में इंग्लिश आ गई। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से गॉड दुनिया में है कि नहीं है इसके ऊपर बहस करना शुरू कर दिया। वो बोलते थे भगवान है, और इनसे सवाल बोलते थे कहाँ है, बाइबल में लिखा है तो कहाँ है, जैसे हम लोग बड़े बड़े लोग फिलोसफर्स बहस करेंगे वैसे। और एंड ही स्टेइंग कि मुझे याद है कि तब भी मैं डिसअपॉइंट होता था उनके सवालों से। नहीं, शुड नॉट डाउट, भगवान तो होते हैं, दिखते नहीं है, विश्वास करो, ये सब बकवास है। स्कूल में क्या होता था? इन स्कूल, लैंगन वॉकड इनटू द टेस्ट in a foreign language class, not having studied at all, and if there were 2 or 3 minutes before the instructor arrived, he would skim through the textbook and ace the test. एग्जाम से पहले अगर 2-3 मिनट दे दीजिए उसको, एकदम फॉरेन लैंग्वेज की क्लास है, फ्रेंच की है, तो और एस करता था, टॉप करता था क्लास में। In early teenage years, while working as a farmland, he started to read widely in the area of theoretical physics. टीनेज में, आप लोगों की उम्र में। At 16, he made his way through Bertrand Russell and Alfred North Whitehead famously abstruse masterpiece Principia Mathematica. मैथमेटिक्स की एकदम महान बुक है ये, वो उसने पढ़ डाली थी ऑलमोस्ट टीनेजर में। He got a perfect score in SAT. SAT होता है ना, SAT स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे हमारे यहाँ कैट होता है, ऐसे यूएस में सैट होता है, उसमें 100% आए थे इसके रिजल्ट। एंड ही रिमेंबर्स ही इवन फेल asleep ड्यूरिंग द टेस्ट। बोर हो गया था, कुछ काम ही नहीं था, खत्म करके सो गया। ही डिड मैथ फॉर 1 hour, उसके भाई बोल रहा था। देन ही डिड फ्रेंच फॉर एन आवर, देन ही डिड स्टडी रशियन फॉर एन आवर, एंड देन ही डिड फिलोसफी फॉर एन आवर। ही डिड दिस रिलीजियसली एवरी डे, हर रोज एक एक घंटे 4-5 चीजें पढ़ता था। Another of his brother Jeff says, you know, when Christopher was 14 or 15, he would draw a thing just as a joke, and that would be like a photograph. वो पेंटिंग स्केचिंग इतनी अच्छी करता था कि ऐसे मजाक मजाक में बनाएगा। सो इट वाज नॉट जस्ट दैट ही वाज, आईक्यू वाज वेरी हाई, हिज इवन हाथों में भी उसके जादू था। मैथ भाई, पेंटिंग करेंगे उसके लिए भी तो आईक्यू चाहिए होती है, तो इवन दैट वाज एक्सेलेंट। व्हेन ही वाज 15, he could match Jimi Hendrix, guitar player, for lick on a guitar, boom boom boom. Half the time Christopher didn't attend school at all, और क्रिस्टोफर जाता ही नहीं था स्कूल, और गिटार भी इतना एग्जैक्टली वैसे सुन सुन के बजा देता था। मैंने एक बार पियानो बजाने की कोशिश की है, तो खाली एक ही धुन किसी ने मुझे 25 बार बताई, तो उसको दबा दबा के प्रैक्टिस की है, और ये महाराज सुन सुन के he would just show up for a test and there was nothing they could do about it. कुछ कर ही नहीं सकते थे, टीचर क्या बोलेंगे। बोलता था भाई टेस्ट दे रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं आता, मुझे आता है सब कुछ। To us it was hilarious, हमारे लिए तो मजाक की बात थी। He could brief a semester's worth of textbook in 2 days. पूरे एक सेमेस्टर की किताब कितने दिन में खत्म करता था? 2 दिन में। And take care of whether he had to take care of whatever he had to take care, and then get back to whatever he was doing in the first place. ठीक है, पापा अगर बोल रहे हैं पढ़ाई करो, तो 6 महीने की किताब 2 दिन में पढ़ाई कर ली, बंद करके फिर अपनी पढ़ रहे फिलोसफी,
फिजिक्स की थियरी पढ़ रहे हैं, जो उनकी इंटरेस्ट आ रहा है. On the set of I versus 100, Langan was posed and confident. Poised and confident. Poised मतलब होता है शांत. जैसे वो कल बच्चा आया था, वो नहीं, निशान आया था, तो ही वॉज अनपॉइज्ड. डिस्टर्ब सा बच्चा घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जैसे आप जो कर रहे हैं उसको अनपॉइज्ड बोलते हैं. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, बट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू आर पॉइज्ड. एग्जाम में ये चीज और हिलने लगती है, पैर. एग्जाम में दांत ऐसे. His eyes were small and fiercely bright. आपकी आंखों में चमक होती है जब आप काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, अदरवाइज डरते रहते हैं. He did not circle about topics. Circle about मतलब जब आपको कोई टॉपिक नहीं पता होता ना, तो आप बोलते ऐसा था ना, क्या अलजेब्रा. अलजेब्रा तो ऐसा है, इसको बोलते हैं सर्कलिंग अराउंड टॉपिक. सर्चिंग फॉर राइट फ्रेज और डबल बैक टू रीस्टेट द प्रीवियस स्टेटमेंट. नहीं नहीं, मैंने ये जो बोला था ना, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था. इसको बोलते हैं डबल फ्रेजिंग योर स्टेटमेंट. ऐसा कुछ नहीं करता था. For the matter, for that matter, he did not say or use any form of conversational mitigations. इसको बोलते हैं कन्वर्सेशनल मिटिगेशन, मतलब बातचीत करते समय अपनी बात को ही दबाना. नहीं नहीं सर, ऐसी मुझे गलत मत समझिए, इस तरह की कोई चीज नहीं थी. His sentences came marching out one after another. सीधे मुंह से निकल के आते थे जैसे मार्च पास्ट हो रही है. Polished and crisp, साफ सुथरी और कट टू कट, कड़क, like soldiers on the parade ground. Every question Seagate threw at him, he tossed aside as if it was a triviality. जो भी क्वेश्चंस सीगेट उससे पूछता था होस्ट, उसको ऐसे फेंकता था जैसे ये तो बच्चों का सवाल है, जैसे आपका कौतल्य करता था. When his winning reached 2,50,000, $2.5 लाख पहुंचा, he appeared to make a mental calculation that the risk of losing everything were at a point greater than the potential benefit of staying in. जब वो 2.5 लाख पर पहुंच गया और पहुंचना है 10 लाख पे, 1 मिलियन, तो उसने कुछ मेंटल कैलकुलेशन किया कि इसके बियॉन्ड रिस्क कितना है, ये सब करके abruptly stopped, रुक गया. I'll take the cash, he said. मैं कैश लूंगा. He shook Seagate's hand firmly and was finished, exiting on the top, as we like to think geniuses invariably do. हम लोग क्या बोलते हैं, जीनियसेस टॉप पे पहुंच करके तभी टॉप पर पहुंच जाते हैं और निकल जाते हैं. ये भी अपने हिसाब से टॉप पे पहुंच गया, चला गया. तो ये कहानी है. इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी हम लोगों को, मुझे भी समझ में नहीं आई, आगे क्यों नहीं खेला. ये कुछ जिक्र नहीं है, बट यूजुअली ये अपने लिए कमा रहा था. हाँ, नहीं तो उसको जब देना ही होता तो शायद हार जाता. लेकिन अभी हम लोग इस पर नहीं पहुंचेंगे. अपना सिस्टम 1 यूज नहीं करेंगे कि वो किसके लिए खेल रहा था, वो क्यों नहीं खेला. ये सब हम लोग के सिस्टम 1 के शोर है. सिस्टम 2 अगर आप सुने तो अपने आप से खाली क्वेश्चन पूछिए, क्या पागल था क्या, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया. लेट दिस बी एज अ क्वेश्चन. सेकेंड चीज उसने स्टार्ट की है, लेविस टर्मन के बारे में. एक आदमी था लेविस टर्मन, साइकोलॉजिस्ट था, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मुझे बहुत, मैंने उसके बारे में सुना है क्योंकि मैम बोल रही थी मैं अपने बच्चे को स्टैनफोर्ड पढ़ाऊंगी. कब बोल रही थी, जब उन्हें गूगल का कंपनी के बारे में सुना. गूगल कंपनी को जिसने बनाया है, दोनों बच्चों ने स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की थी, स्टैनफोर्ड में पढ़ाएंगे. मैंने कहा अच्छा भैया, पैसा है तुम्हारे पास स्टैनफोर्ड में पढ़ाने का. बहुत पैसे लगते हैं यार. तो ये वहां पर उसने एक आदमी से मिला जिसका नाम था, एक लड़के से मिला उसका नाम था हेनरी कॉवेल. हेनरी कॉवेल हैव बीन रेज्ड, बहुत गरीब था और केओस में बड़ा हुआ था. उसके पास कुछ भी नहीं था, वो स्कूल भी नहीं जा पाता था, वो नौकरी करता था जेनिटर की तरह. जेनिटर मतलब जेनिटर, जेनिटर स्वीपर, टॉयलेट जो साफ करते हैं. और स्कूल के बगल में एक रूम का घर था, उसी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था. कॉवेल वुड स्नीक अवे फ्रॉम जॉब एंड प्ले स्कूल पियानो. चुपके चुपके आकर के पियानो बजाता था स्कूल में. एंड द म्यूजिक ही मेड वाज ब्यूटीफुल. लेकिन जो म्यूजिक बजाता था 7 साल की उम्र में, बहुत अच्छा बजाता था. टर्मन्स स्पेशलिटी वाज इंटेलिजेंस टेस्टिंग. जो टर्मन था साइकोलॉजिस्ट, उसका काम क्या था, आईक्यू टेस्ट करना लोगों का. द स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वुड टेक ड्यूरिंग द फॉलोइंग 50 years, 50 साल बाद, द स्टैनफोर्ड बेनेट
was his creation. उसी ने बनाया था. So he decided to test the IQ of this boy. The boy must be intelligent. He reasoned. उसने अपने आप ही तर्क लगाया कि वो इंटेलिजेंट होगा. And for sure enough, he was. He had an IQ of 140. आइंस्टीन से खाली 10 कम. Which is near genius level. Terman was fascinated. How many other diamonds in the rough were out there? ऐसे कितने diamonds हैं? He wondered. He began to look for others. He found a girl who knew the alphabet at the age 19 months. 2 साल के कम में उसको सारे ABCD आ गए थे. And another who was reading Dickens and Shakespeare by the time she was 4. Shakespeare पढ़ रही थी 4 साल की उम्र में. He found a young man who had been kicked out of law school because his professor did not believe that it was possible for human being to precisely reproduce long passages of legal opinion from memory. उसके प्रोफेसर ने धक्का मार के निकाल दिया था. सब कुछ याद है तुम्हें? कहीं चीटिंग कर रहे होगे गुस्से के मारे. In 1921, Terman decided to make the study of the gifted his life work. कि अब मैं गिफ्टेड बच्चों को ही स्टडी करूंगा, दुनिया भर में खोजूंगा कहां कहां गिफ्टेड बच्चे हैं. Armed with large grant from one Commonwealth Foundation, कहीं से पैसा मिला ढेर सारा, he put together a team of field workers and sent them into California's elementary school. स्कूलों में भेजा. वहां पर उन्होंने नॉमिनेट किया जो वहां के ब्राइट स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने अलग अलग टेस्ट दिए और वहां पर जो टॉप 10% थे उनको इकट्ठा कर लिया, उनको फिर से टेस्ट दिया. टोटल 2.5 लाख बच्चे आए और 2.5 लाख बच्चों को फिर से टेस्ट दिया तो उसमें से 1470 बच्चे आए, 1470. और इनको नाम दिया गया, चूंकि टर्मन ने इनको खोजा था, इनका नाम रख दिया गया टर्माइट्स. एंड दिस इज द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिकल स्टडी इन द हिस्ट्री. क्यों? क्योंकि ये किया गया था 20-25 साल तक की हिस्ट्री थी. इसमें उन्होंने हर बच्चे का IQ टेस्ट किया, हर बच्चे की ग्रोथ टेस्ट की, हर बच्चा कब कब बीमार पड़ा, कौन कौन सी जॉब ली, कब कौन से बच्चे ने चलना शुरू किया, कहां पर जॉब लगी, कब शादी हुई. एवरीथिंग दे केप्ट अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ. इन्होंने कंपनीज में तो उनको ट्रैक किया और बहुत बार इन्होंने प्रपोज भी किया कंपनीज को कि इसकी IQ अच्छी है, आप इसको रखिए. ठीक है. और फिर ये प्रपोज किया गया कि कैलिफोर्निया की, ये मैं अभी पढ़ा था, ये बायोग्राफी ऑफ मार्क जुकरबर्ग. तो ये लोग के क्लास में जो टॉपर्स होते थे, ये लोग पता है कैसे बात करते हैं कि दुनिया के जो पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, युवराज हुआ करते थे, एम्परर्स, वो तो हम ही हैं अब. बिकॉज यूएस क्या है, यूएस सुपर पावर है. और यूएस में भी पावरफुल कौन है? प्रेसिडेंट नहीं होते, बिजनेसमैन होते हैं. कि कंपनीज चूज करती हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. ये नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह नहीं डिसाइड करते कि वो लोग प्रेसिडेंट बनेंगे. पब्लिक भी डिसाइड नहीं करती, ये बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं. हाँ, किसकी कितनी मार्केटिंग होगी, किसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, किसकी टीवी में ज्यादा शो दिखाए जाएंगे, किसका फेसबुक पे ज्यादा मार्केटिंग होगी. एनी इट्स ऑल, सबको पैसा चाहिए होता है. तो जब मैंने उसको पढ़ा मुझे लगा यार, इस तरह से बच्चे सोचते हैं कॉलेज में कि वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. रूल द वर्ल्ड की तरह बात करते हैं, जैसे अभी भी राज काज चल रहा है. यहाँ पर रोककर मैं आपको थोड़ी सी घटना बताता हूँ आपको. कल एक सज्जन आए थे, तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी. मैंने कहा कि मुझे 300 एकड़ की ज़मीन चाहिए, सरकार से मांगेंगे ऐसे वैसे. तो बोलते हैं सर वो ज़माना, मैंने उनको एग्जांपल दिया कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो बनारस में है, उन्होंने भी 300 एकड़ ज़मीन जब ली थी तो ज़मीन अवेलेबल नहीं थी. सब लोग ये बोलते थे ज़मीन तो है ही नहीं, बहुत महंगी है, और उनको भी मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा 300 एकड़ ज़मीन. तो ये बता रहे थे कि नहीं नहीं, राजा महाराजा जब हुआ करते थे तब ज़मीनें मिलती थी, अब तो उनका टाइम गया. तो उसी में वो जिक्र कर रहे थे एक बार. बोलते हैं यहाँ एक कोई आश्रम है, तो संस्था है, तो बोल रहे थे वो स्कूल बनना था उसको. तो उसमें डीएम जो थे उस समय SC ST थे. तो डीएम ने कहा ठीक है स्कूल बनेगी, प्रोवाइडेड इसका ट्रस्ट में एक SC ST होना चाहिए एज ए मेंबर, और टीचर्स की भी भर्ती होनी चाहिए SC ST की तरह. तो राजा साहब जो यहाँ के थे वो गए और उसको एक गंदी सी गाली देते हुए वो कागज फाड़ के फेंक दिया ऐसा. इतना ईगो था. तो मैं ये पॉइंट यहाँ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अब उनके पावर बहुत बचे नहीं है. तो लेकिन एट द सेम टाइम अब पावर किसके पास पहुंच रहा है? पावर पहुंच रहा है उनके पास जो समझ सकते हैं फ्यूचर के बारे में, जो रूल करना जानते हैं. रूल कौन करता है? जो रूलर्स होते हैं. तो ये प्रपोज किया गया कि ये जो टर्माइट्स हैं
1470, यही दुनिया के रूलर बनेंगे, यही बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, यही बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर बनेंगे, यही सब अवार्ड लेंगे, बिकॉज यही जीनियस है। पर देखते हैं, टुडे मेनी ऑफ द टर्मन आइडियाज रिमेन सेंट्रल टू द वे। और आज भी जो आपका अमेरिकन एसएटी का टेस्ट होता है, हमारे यहाँ कैट का टेस्ट होता है, ये सब लॉजिक के टेस्ट होते हैं। जैसे ये इसमें दिया है लॉजिक का टेस्ट कि कार्ड में शुरू में 3, फर्स्ट लाइन में 3, फिर सेकंड लाइन में 3, फिर यहाँ 1, ये बीच में 3 2 1, तो ये 3 2 कहाँ आएगा नेक्स्ट, लास्ट। बोलता है ये तो आसान है, लेकिन ऐसे ही ये फाइनल टेस्ट है उसका, तो मैंने देखा भी नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं किया। ये ऑथर भी बोलता है मैं भी अटेम्प्ट नहीं किया है, मैंने कहा बिकॉज मुझे भी नहीं आता है। बाद में देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा सर, आप तो जीनियस हो सकता है हो, मैं तो नहीं था। सॉरी। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी ऐसे बच्चों को रखती हैं जिनका एसएटी का स्कोर हाई होता है। अच्छा, इफ आई हैड मैजिकल पावर एंड ऑफर टू रेज योर IQ बाय 30 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए शायद हम पढ़ रहे हैं। अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो और हम आपकी IQ 30 पॉइंट्स बढ़ा दें, यू वुड से यस राइट, यू वुड अज्यूम दैट वुड हेल्प यू टू गेट फर्दर अहेड इन वर्ल्ड। आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरी IQ बढ़ जाए तो मैं आगे लाइफ में बढ़ूंगा। एंड व्हेन यू हियर अबाउट समवन लाइक क्रिस लैंगन, our instinctive response is the same as Terman's instinctive response when he met Henry Cowell almost century ago. जब आप उसको देखेंगे भाई 200 का IQ वाले का, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो जीनियस है, ऐसे ही बनना चाहिए। We feel awe, अरे यार इसको बोलते हैं awe. Geniuses are the ultimate outliers, कि जीनियस ही अल्टीमेट आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स मतलब जो विलक्षण। Surely there is nothing that can hold someone like that back. ऐसे आदमी को क्या चीज रोकेगी यार, ये तो सारे एग्जाम पास कर जाएगा, सब में आगे बढ़ेगा। बट इज दैट ट्रू, जो आपने सवाल पूछा कि हुआ? So far in Outliers we have seen extraordinary achievements is less about talent and it is more about opportunity. ये टैलेंट का मामला नहीं है, ये किस चीज की मामला है, ये अपॉर्चुनिटी का। In this chapter, I want to try to dig deeper into why that's the case by looking at Outliers in its purest and most distilled form, the genius. कि genius तो basically talented होते हैं. For years, we have taken our cues from people like Terman when it comes to understanding the significance of high intelligence. हम जो टर्मन है उसी के हिसाब से देखते हैं कि ये जीनियस है, ये जीनियस नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे लड़ाई करने वाले हैं तो आप जीनियस नहीं है, आपको नहीं मानेंगे पेरेंट्स जीनियस। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल मैं बताया था निशान की बात। आज मैं निशान को लेकर गया, निशान ने मुझसे कहा था कि सर मैं उसको पीटने वाला हूँ, अनंत को, क्योंकि अनंत मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कुछ कर रहा है। मैं देखिए अभी बताऊं हुआ क्या आज, लेकिन निशान एक एंगल पे थोड़ी समझदार है। आज वो बुलाया, अनंत को बुलाया मैंने, निशांत को बुलाया, दोनों की खूब बहस हुई, मेरे सामने बहस कर रहा है। मैंने कहा निशांत जब तुम्हें बहस ही करना है तो मेरे सामने क्यों कर रहे हो, अकेले जाके करो, और तुम बहस क्यों कर रहे हो, मारपीट कर लो, मामला खत्म करो। तुम खत्म करना चाहते हो? बोलता है हाँ सर खत्म करना चाहते हैं। मैंने कहा तो खत्म करो। अनंत खत्म करना चाहता है लेकिन निशांत नहीं खत्म करना चाहता। निशांत बोल रहा है 15 साल में पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे मारा है। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी ने तुमको इसलिए मारा क्योंकि उनको गुस्सा आ गया, वो तुमको सुधार नहीं पाए। मेरे पिताजी ने मुझे मारा क्योंकि इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे गर्लफ्रेंड बना लिया, नहीं नहीं, वो हार गए, उनको गुस्सा आया। और तुमसे और मुझसे ज्यादा अनंत के पापा ने अनंत को मारा है, उसके निशान निशान दिखाया उसने मुझे। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तुम जाओ। निशान ने बोला एक चीज है सर, अगर आप मेरी 2 सेकंड बात सुन ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उसने मुझे एक ऐसी चीज बताई, कोने में ले जाकर उससे सारा झगड़ा खत्म हो गया। और उसने अकेले क्यों बताया ये भी बहुत स्पेसिफिक है, उसके सामने नहीं बताया, आनंद के सामने ना। वो मुझे लेकर गया और बोलते हैं सर मैं कंफ्यूज्ड हूं कि वो लड़की मुझे प्यार करती है कि नहीं करती। मैं बोलता रहता हूं सबको कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। अगर आप उससे पूछ लें कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है
कि अनंत की गर्लफ्रेंड है या किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, दोनों आराम से चले गए। मैंने उसको पूछा, उसने मना कर दिया, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मामला खत्म। फिर शाम को फोन आया था निशांत का, मैंने समझा दिया। बट निशांत को कैसे मालूम कि ये पॉइंट से क्लियर हो जाएगा? ये आईक्यू का गेम है, उसको पता होगा ये प्रॉब्लम यही है। तो मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि ये टेस्ट नहीं बताते आपको कि आप कितने तेज हैं कितने तेज नहीं है। एनीवेज, हियर ही वाज रॉन्ग अबाउट, sorry, for years, but as we shall see, टर्मन मेड एन एरर। टर्मन ने एक बहुत बड़ा एरर किया। एरर मतलब गलती की। He was wrong about termites, and he happened the young Chris Langan working his way to Principia Mathematica at the age of 16. He would have been wrong about him for the same reason. Termine didn't understand what a real outlier was, and that's a mistake we continue to make this day too. रियल में जो आउटलायर्स होते हैं, दे आर नॉट बिकॉज दे आर जीनियसेस, बट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दे गेट और दे क्रिएट। गेट कैसे? मैं डॉक्टर हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डॉक्टर बनने की, मेरे पास मरीज आएंगे। और क्रिएट कैसे? मैंने कोचिंग जैसे मैंने चालू कर दी। थोड़ा सा और पढ़ ले। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इन द रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यही वाली, इस चीज को लैंगन ने बोलता है इसका करेक्ट आंसर तो मुझे पता नहीं, इसका करेक्ट आंसर फला फला है। आई एम गेसिंग मोस्ट ऑफ यू कुडंट answer this question either. Chris Langan almost certainly could, however. We say that people like Langan are really brilliant. What we mean is that they have a kind of mind that can figure out puzzles like this, that last question. उनका दिमाग में ऐसे questions को solve करने का ability है. Over the years, an enormous amount of research has been done in attempt to determine how a person performs on IQ test. The Raven's translation translates the real life success. People at the bottom of scale with an IQ of 70 are considered medically disabled. जिनकी IQ 70 होती है उनको हम मानते हैं medically disabled, mentally retarded. ऐसे नहीं बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म के, इसी तरह के ढेर सारे टेस्ट होते हैं, ढेर सारे सिंपल टेस्ट। एक को क्रॉस करेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे। A score of 100 is average. You probably need to be above that mark to be able to handle college. अगर 100 से थोड़ा ऊपर नहीं है तो आपको कॉलेज पास होने में दिक्कत होगी। To get into succeed in a reasonably competitive graduate program, meanwhile you probably need an IQ of 115. 115 की IQ चाहिए, तब आप किसी अच्छे प्रोफेशनल करियर में पास हो पाएंगे। In general, the higher the score, the more education you will get, the more money you are likely to make, and believe it or not, longer you will live. ये भी है कि आपकी अगर IQ ज्यादा है तो आप ज्यादा जिएंगे भी, ऐसा भी कहा जाता है। But there is a catch. There is a catch मतलब इसमें एक पकड़ है, इसमें एक छुपी हुई चीज है, आप फंसाए जा रहे हैं इसमें। The relationship between success and IQ works only up to a point. उसके beyond काम नहीं करती। Once someone has reached the IQ of somewhere around 120, having additional IQ points doesn't seem to translate into measurable real world advantage. 120 के बाहर अगर IQ गई आपकी तो आप रियल वर्ल्ड में उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। It's amply proved, अच्छे से प्रूव किया गया है, that someone with IQ of 170 is more likely to think well than someone with 70. वो तो ठीक है। The British psychologist Liam Hudson had written, this holds true where comparison is much closer between IQ of 100 and 130. यहां पर भी ठीक है, but relation seems to break down when one is making comparison between two people, both of them having IQ which is relatively high. A mature scientist with an adult IQ of 130 is as likely to win a Nobel Prize as one with 180. कि जब बहुत ज्यादा आप समझदार हो जाएंगे तो 130 और 180 में बहुत फर्क नहीं है, दोनों के चांसेस उतने ही होते हैं। What Hudson is saying that IQ is not like height in basketball. बास्केटबॉल में अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप ज्यादा गोल्स डाल सकते हैं। Does someone who is 5 feet 6 have a realistic chance of playing professional basketball? Not really. इंडिया में तो सबकी 5-6 ही है, फॉरेन में आपको 6 फीट होना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। You need to be at least 6 foot or 6'1" to play at really that level, and all things being equal, it is probably better to be 6'2"
than 6'1 and better to be 6'3 than 6'2 बास्केटबॉल के लिए. But past a certain point, heights stop mattering so much. A player who is 6 feet 8 is not automatically better than someone who is 2 inches shorter. Michael Jordan, the greatest player ever, was 6'6 after all. उसके भी लंबे लंबे थे, but they were not greatest player. Greatest player कौन सा था? Michael Jordan. A basketball player only has to be tall enough. And and the same is true for intelligence. Intelligence has a threshold. Threshold जानते हैं क्या होता है? एक threshold is a point. जैसे boiling point का जो threshold है वो कितना है? 100 डिग्री. It's a threshold of temperature. उसके beyond boil हो जाएगा. ऐसे ही इंटेलिजेंस का एक थ्रेशोल्ड है. उसके बियॉन्ड आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा. उससे कोई एडेड एडवांटेज नहीं है सक्सेस में. Introduction to the I versus 100 episode pointed out that Einstein had an IQ of 150 and Langan had IQ of 195. Langan's IQ is 30% higher than Einstein, but that doesn't mean Langan is 30% smarter than Einstein. That is ridiculous. All we can say is that when it comes to thinking about really hard things like physics, they both are clearly smart enough. दोनों समझदार हैं. इसलिए आपके क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत तेज है और आप बहुत कमजोर हैं तो आप ये मत समझिए कि उसके पास बहुत एडवांटेज है. क्यों? बिकॉज नॉर्मल आईक्यू कुछ पूछना है कुछ उसकी आप दोनों को एक पॉइंट की आईक्यू चाहिए थी उस क्लास के चीजों को बेसिक समझने के लिए. अगर वो आपके पास है तो यू बोथ हैव सेम अपॉर्चुनिटीज. तो फर्क किस चीज से आएगा? आप कितना मौका ले रहे हैं या दे रहे हैं. The idea that IQ has a threshold, I realize, goes against our intuition. ये हमारी समझ के खिलाफ है. हम लोग को क्या लगता है? जितनी ज्यादा IQ उतना ज्यादा तेज. और ऐसा है भी. मेरा एक दोस्त था मैथमेटिक्स में इतना तेज था वो बोलता था कि आज 50 में से मैंने 38 नंबर का किया है. नहीं, एक बार बोलता है 38.5 नंबर का मैंने किया और 38.5 नंबर आने हैं उसके. एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे. नंबर फिर कम क्यों आते थे? क्योंकि स्लो था बहुत लिखने में. और अब वो क्या कर रहा है? डायमंड की दुकान में जॉब कर रहा है. पढ़ने का शौकीन है, बट ही कुड नॉट ट्रांसलेट हिज IQ into success. We think that, say, a Nobel Prize winner in science must have highest IQ score imaginable, that they must be a kind of people who get perfect score on their entrance examination to college, won every scholarship available, and has such stellar academic record in high school that they were scooped up by the top universities in the country. High IQ, scooped up मतलब आइसक्रीम की तरह निकाल लिए जाते हैं कि उनको ले ली यूनिवर्सिटी ने अपने साथ रख लिया, उसको पढ़ाया लिखाया. But take a look at following list of where the last 25 American who won Nobel Prize in medicine got their undergraduate degrees from. इसमें जो सारे के सारे लिस्ट है ये सारे के सारे बेस्ट कॉलेजेस के नहीं है, बहुत से ऐसे ऐसे कॉलेजेस के भी हैं. No one would say that this list represents a college of choice for the absolute best high school students in America. Yale and Columbia and MIT are on the list, but so are DePaul, Holy Cross, Gutzberg College. It's a list of good schools. ठीक ठाक schools हैं. इसलिए आपके माँ बाप अगर बोलते हैं IIT 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 तो IIT नहीं मिला तो PIT मिल जाएगा, DIT मिल जाएगा, VIT मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा. यही मैं मैडम को बता रहा था कि बच्चे को बोले बेटा तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं होगी. एक बच्चा था, मैं चेन्नई में था तो लाइसेंस बनवाने के लिए गया था. वहां पर एक आंटी आई, वो भी बनवा रही थी अपना लाइसेंस. तो बोलती है मेरा एक बच्चा, जो उनका बड़ा बेटा उनके साथ आया था, बोलता है ये तो अच्छा है पढ़ने में, एक मेरा छोटा बेटा है उसकी मुझे बड़ी चिंता होती है लेकिन उसको अपनी खुद की चिंता नहीं होती. मैंने कहा मतलब? हमेशा रिलैक्स रहता है. एग्जाम में अगर उसको जस्ट पास हुआ, फेल वेल भी हो गया तो भी आराम से रहेगा, घर पे बैठा रहेगा, टेंशन वेंशन नहीं लेता. मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है. एक दिन वो एग्जाम में बहुत कम नंबर आए तो घर के सब लोग चिल्ला रहे थे. तो जब सब चिल्ला रहे थे तो मैंने उसको सिर्फ प्यार से बोलूं कि सब तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हें खराब लग रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा. तो मुझे अलग से बुला के बोलता है तुम समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ है. मतलब तो देखो माँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा जिंदगी में, इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ. अंग्रेजी पढ़ने आती है, बोलने आती है, बेसिक मैथ्स आती है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं होगा तो जर्नलिज्म कर लूंगा, अखबार में न्यूज एडिटर बन जाऊंगा, न्यूज लिखना शुरू कर दूंगा. आजकल क्या चाहिए? सब
To be a Nobel Prize winner, apparently you have to be smart enough to get into college at least as good as Notre Dame और यूनिवर्सिटी ऑफ इलियनोस. दैट्स ऑल. एक ठीक ठाक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए तब आप नोबेल प्राइज भी जीत सकते हैं. ये भी बड़ी हौड़ होती है ना, आईआईटी पीएमटी 90%, 90%. तो बोल रहा है ऐसी कुछ नहीं है. दैट्स अ रेडिकल आइडिया, इजंट इट? कि कितना नया चीज है. अब तक हम लोग ऐसा कभी सोचते नहीं थे. हम लोग इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी, मेडिकल मतलब पीएमटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट. मेरा एक फ्रेंड है वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला. सेकंड थर्ड रैंक वाले में, तब भी रो रहा है वो. लेकिन उसके रोने की वजह से उसका रिजल्ट बहुत बेकार हो गया. और फर्स्ट ईयर में बताया क्या हो गया? फर्स्ट ईयर के एंड में वो बंदा 3 दिन एग्जाम है और ट्रेन पकड़ के घर आ गया. बोलता मैं एग्जाम नहीं दूंगा. मैं उसके साथ गया, 20 दिन तक मैं उसके साथ रहा. लकीली उसी समय 3 इडियट रिलीज हुई थी. मैंने जाके उसको 3 इडियट पिक्चर दिखाई एग्जाम के 2 दिन पहले, तब उसको एग्जाम दिलाया और वो पास हो गया. बट जस्ट पास हुआ. अगर उसको चिंता नहीं होती तो अच्छे नंबर भी पाता. दिस इज रेडिकल. सपोज दैट, हाँ हाँ इसके पापा हैं. ठीक है बेटा, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया तो निकल. ठीक है. इट्स अ रेडिकल आइडिया. Suppose that your teenage daughter found out that she had been accepted in the 2 universities, Harvard and Georgetown University in Washington DC. Where would you want her to go? I am guessing Harvard because Harvard is better school. Its student score, अच्छा बेटा, student score a good 10 to 15% higher on the entrance exam. आप सोचेंगे बच्चे को बेस्ट कॉलेज में मिले. But given what we are learning about intelligence, the idea that schools can be ranked like runners in race makes no sense. ये स्कूल वाले कराते हैं, अपना कॉलेज वाले कराते हैं कि हमारी रैंकिंग इतनी है ताकि ज्यादा अच्छे बच्चे हमको मिले, या ज्यादा नाम हो, ज्यादा फीस मिले, एक्सेट्रा, ज्यादा फंड मिले. Georgetown student may not be as smart on an absolute scale as the students of Harvard, but they are all clearly smart enough, and future Nobel Prize winners come from the schools like Georgetown as well as from the Harvard. Harvard से भी निकलते हैं नोबेल प्राइज और जॉर्जटाउन से भी. ये तो बहुत है यार. चल ठीक है, ठीक है.